खुश आमदेद। आज हम एंग्रो होल्डिंग्स की ताज़ा तरीन मालियाती नताइज पर गहरी नज़र डाल रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे असल कहानी क्या है। तो सबसे पहले ये नंबर देखें। 2025 के पहले 9 महीनों में एंग्रो का मजमूई मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 86,000 मिलियन रुपए से भी ज़्यादा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अदद है, इतना बड़ा कि किसी भी सरमायाकार की तवज्जो फौरन अपनी तरफ खींच ले। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असल सवाल ये है कि क्या ये सारा का सारा मुनाफा कंपनी की असल कारकर्दगी को जाहिर करता है या इस चमकती हुई सुर्खी के पीछे कोई और ही कहानी है। तो यहाँ आती है असल बात। जो हेडलाइन मुनाफा शेयर होल्डर से मंसूब है वो 42 अरब रुपए से ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसमें से यकवक्ती यानी वन ऑफ इफ़ेक्ट्स को निकाल दें तो कंपनी का जो असल बुनियादी मुनाफा है वो सिर्फ 15 अरब रुपए है। ये बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है और यही हमारी आज की तज्ज़िये का मरकज़ी नुक्ता है। तो आइए इस मुनाफे की गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये गैर मामूली इजाफा हुआ क्यों है। इस सारे इजाफे की सबसे बड़ी वजह है इम्पेयरमेंट रिवर्सल। अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो एंग्रो ने अपने थर्मल एनर्जी एसेट्स की कदर, जिसे अकाउंटिंग में पहले कम दिखाया गया था, उसे दोबारा बहाल कर दिया है। ये 54 अरब रुपए से ज़्यादा की सिर्फ एक बार की जाने वाली अकाउंटिंग एंट्री है। ये कारोबार से कमाया गया कोई मुस्तकिल मुनाफा नहीं है। इसके अलावा दो और बड़ी साख्ती तब्दीलियों ने भी नंबर्स को काफ़ी मुतासर किया है। पहली, एंग्रो होल्डिंग्स का नया स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से अब एंग्रो कॉरपोरेशन का 100% मुनाफा इसमें शामिल होता है, और दूसरी, तकरीबन 10,500 टेलीकॉम टावर्स की खरीदारी, जिसने बैलेंस शीट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इन तब्दीलियों की वजह से पिछले साल के साथ मुवाजना करना अब इतना सीधा नहीं रहा। चलें अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एंग्रो के जो मुख्तलिफ कारोबारी हिस्से हैं उन्होंने अलग अलग कैसी कारकर्दगी दिखाई। ये तस्वीर KSB की एक रिपोर्ट से ली गई है और ये एंग्रो के मुतनव्वे पोर्टफोलियो का एक फौरी जायजा देती है। हम इन शोबों को तफसील से देखेंगे, लेकिन यहाँ से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हर बिजनेस की अपनी एक अलग कहानी है। कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ को मुश्किलात का सामना है। अब देखें, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है हर कारोबार की दर्जाबंदी। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल नया ग्रोथ इंजन बनकर सामने आया है, जिसकी आमदनी में 167% का ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। फर्टिलाइजर्स, जो हमेशा से इसका बुनियादी सितून रहा है, इसके मुनाफे में 21% कमी आई, जबकि पॉलीमर्स और फूड्स जैसे शोबे शदीद दबाव में हैं। और ये बार चार्ट इसी कहानी को नंबर्स में और भी वाजे कर देता है। फर्टिलाइज़र के मुनाफे में 21% की कमी और ख़ास तौर पर एनर्जी के एक हिस्से यानी EPQL के मुनाफे में 70% की भारी गिरावट, ये साफ जाहिर करता है कि बुनियादी कारोबार को चैलेंजेस का सामना है। अच्छा, अब ज़रा इन फाइनेंशियल हाइलाइट्स पर नज़र डालते हैं। आमदनी यानी रेवेन्यू में साल ब साल 7% का इजाफा तो हुआ है, लेकिन असल कहानी मार्जिन्स में छुपी है। खालिस मार्जिन कम होकर 10.3% रह गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स के पैसे पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है वो 21.7% है, जो कि एक मजबूत अदद है। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट में 34% का इजाफा एक खतरे की घंटी ज़रूर है, जो दिखा रहा है कि कर्जों पर सूद का बोझ तेज़ी से बढ़ा है। इन तमाम नताइज के बावजूद एंग्रो की इंतज़ामिया की नज़रें मुस्तकबिल पर जमी हुई हैं। आइए देखते हैं कि वो अपने सरमाए को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सहमाही का सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम फैसला ये है कि बोर्ड ने शेयर होल्डर्स को कोई अबूरी मुनाफा यानी डिविडेंड ना देने का इंतखाब किया है। कंपनी ने इसकी वजह ये बताई है कि वो इस पैसे को टेलीकॉम टावर्स की बड़ी डील को फंड करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। उनके मुताबिक ये फैसला तवील मुद्दत में शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हिकमत अमली बिल्कुल साफ है। पहला कदम टावर्स के सौदे को मुकम्मल करना और दूसरा कदम इस सरमायाकारी के ज़रिए मुस्तकबिल में एक मजबूत और काबिल एतमाद कैश फ्लो का नया सिलसिला कायम करना। अच्छा, तो इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए आइए देखते हैं कि एंग्रो का मुस्तकबिल कैसा नज़र आता है। डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम मुस्तकबिल का ग्रोथ इंजन है। फर्टिलाइजर के शोबे में बेहतरी की उम्मीद है, जबकि पॉलीमर्स को कुछ वक्त तक मुश्किलात का सामना रहेगा।
انرجی کا شعبہ مستحکم رہے گا اور 2029 کے بعد جب قرضے ادا ہو جائیں گے تو یہ مزید سستا ہو جائے گا۔ اور یہ بات بہت زبردست طریقے سے واضح کرتی ہے کہ اینگرو کے حکمت عملی صرف کاروباری نہیں بلکہ یہ ملک کی بڑی ترجیحات سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ غذائی تحفظ، ڈیجیٹل پاکستان اور توانائی کی خود مختاری، یہ سب وہ شعبے ہیں جہاں اینگرو ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو آخر میں ایک بڑا سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا ٹیلی کام ٹاورز میں یہ بہت بڑی سرمایہ کاری اینگرو کے لیے مستقبل میں ترقی کا ایک نیا دروازہ کھولے گی، یا پھر یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کے نتائج ابھی غیر یقینی ہیں؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔